तो F1 sin 30 ऐसे लिखेंगे, यानी कि मैं x कंपोनेंट को ऐसे लिखूंगा F1 cos 30 i कैप प्लस F1 sin 30 j कैप। x और y कंपोनेंट लिख दिया मैं। अब F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 10 cos 30 i कैप प्लस 10 sin 30, F1 कितना था, 20 था ना, 20 cos 30 i कैप 20 sin 30 j कैप, ऐसे लिखेंगे। ये F1 को लिख दिया। अब दूसरा F2 को अगर लिखना चाहेंगे तो मैंने कहा था कि जो भी x और y कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसी तरह से वापस से -F2 cos 30 i कैप प्लस F2 sin 30 j कैप। देखो y वाला कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए y वाले कोऑर्डिनेट को हमने पॉजिटिव रखा है। F2 sin 30 j कैप माइनस F2 cos 30 i कैप। तो ये पूरा इसका वेक्टर हो चुका है। सो F2 इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, -10 cos 30 i कैप प्लस 10 sin 30 j कैप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब अगर उन्होंने कहा कि रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है F1 प्लस F, ऐसे रिजल्टेंट का मतलब होता है F1 प्लस F2, ठीक है। 20 cos 30 i कैप, आई वाला i के साथ मल्टीप्लाई ऐड होगा, आई वाला यहाँ पे कितना है -10 cos 30 i कैप, मैंने आई वाले को एक साथ ले दिया, ठीक है, आई कैप को बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से जे वाले को एक साथ लेंगे, तो 20 sin 30 j कैप, 20 sin 30 j कैप, और फिर जो दूसरा वाला है यहाँ पे 10 sin 30 j कैप, ठीक है, क्लियर है। इसी को एक साथ अगर हम वैल्यूज के रूप में लिख देंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, 20 cos 30 माइनस 10 cos 30 i कैप प्लस 20 sin 30 प्लस 10 sin 30 j कैप। अब ऐड करना, ऐड कर दो, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। 20 cos 30 में से 10 cos 30 अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिजल्टेंट इज 10 cos F1 प्लस F2 का मैं लिख रहा हूँ, F1 प्लस F2 इज 10 cos 30 i कैप और फिर प्लस 30 sin 30 j कैप। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट कर दो, √3/2 i कैप 30 इंटू 1/2 j कैप। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। ये हो गया F, ठीक है, F नेट ये हो गया। अब जैसे ही हमने इसको i और j के फॉर्म में लिखा, ऑलरेडी इसके अंदर डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन अलग से कुछ करने का नहीं, ठीक है। अगर एंगल पूछा जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, tan थीटा कैसे निकालेंगे या tan अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हमेशा, या ये हमेशा रहेगा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ठीक है। जो है फोर्स होगा तो फोर्स का, वेलोसिटी होगा वेलोसिटी का, जिसका जैसे यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट है तो 5, y कंपोनेंट ये है और x कंपोनेंट 5√3 है, इसको कैंसिल कर देंगे, 1/√3 क्या हो चुका है ये एंगल। 1/√3 का मतलब 30 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर। 30 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर मतलब पहले वाले फैक्टर से 30 डिग्री पे, यहां से 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। तो जब ऐसे रिजॉल्व जब हम लोग कर देते हैं तो आसान होता है उसका सबका कैलकुलेशन, मतलब आई वाला आई के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होना होगा होगा, और जे वाला जे के साथ। तो इसमें सिंपल एडिशन हो रहा है, इसमें कुछ भी हम लोग वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये सब कोई चीज यूज नहीं करें, R इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये सब कुछ यूज नहीं हो रहा, सिंपल एडिशन जैसा होता है, अल्जेब्रिक एडिशन की तरह ही हुआ है ये।
अलजेब्रिक एडिशन की तरह है, लेकिन अपने अपने डायरेक्शन में। आई वाला आई के साथ अलजेब्रिक एडिशन में हो रहा है, जे वाला जे के साथ, दोनों को कंबाइंड रूप में लिखेंगे तो फैक्टर। ठीक है, क्लियर। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दो फैक्टर है तो चलो ठीक है, दो फैक्टर में तुम्हारा उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन दो से जब ज्यादा ज्यादा फैक्टर होंगे उस केस में रिजॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, हटाओ इसको। हाँ सर। मैं कुछ, हाँ, पूछो क्या पूछ रही नहीं नहीं सर, कुछ पूछ नहीं रही थी मैं। हूँ। ठीक, हो गया ये। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ इधर में था F1 20 F2 10, ठीक है। और पूछा गया हमसे एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या है? तो एक्स कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे? कॉस वाला कंपोनेंट था 20 cos 30 आई कैप माइनस 10 cos 30 जे कैप, लिखा है इधर में। 10 cos 30 आया था तो 5√3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ F1 एंड F2। वाई कंपोनेंट ऑफ F1 एंड F2, वाई कंपोनेंट हमने क्या लिखा था? साइन के साथ लिखा था, और दोनों ही प्लस में था, ये वाला होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे आते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो आई कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और फिर रूट के अंदर में ले जाना है, जैसा पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, जैसा पाइथागोरस में करते थे बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करना है, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर निकालने को कहा तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट निकाल दो, ये उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले वाले का तो चलो ठीक है, ये वाला आया। सेकेंड वाले का दोनों प्लस में था, ये वाला आया। थर्ड वाले का रिजल्टेंट इज, ये तो फॉर्मूला हुआ, ये तो फॉर्मूला हुआ। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का कितना है वैल्यू? दूसरे वाले का वैल्यू है 15 प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो जाएगा? 25 × 3 75 प्लस 225, ये कितना हो चुका है? 300। तो 10√3, 10√3 देखो, 10√3 दे रखा है क्या? 10√3, तो 10√3 ये भी। हाँ, बी ऑप्शन सर। हम्म, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये तो फॉर्मूला हो गया, और ये तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर जो आया वो है। ठीक है, उसके बाद पूछा कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? जिसको हमने अल्फा लिखा था उसको इन्होंने यहाँ पे tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू, तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, ये वाला फॉर्मूला। वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट की तो फॉर्मूला हो गया, और वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट जब हमने निकाला था तो हमारा कुछ ऐसा आया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये हो गया आंसर। क्लियर यहाँ तक? हाँ सिंपल है। तो रिजॉल्व हाँ करना हाँ। क्यों जरूरी है वो आगे वाले क्वेश्चन में अब इसके बाद पता चलने वाला है। जैसा सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 में क्या है? अब 3 वेक्टर दे दिया इन्होंने, 3 वेक्टर दे दिया। 2 वेक्टर तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 वेक्टर का जो टेल है वो ऑरिजिन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर। ये दूसरा वेक्टर है, इसको हम उठा करके ले आएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फैक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से फैक्टर चेंज नहीं होता। वेक्टर को अगर हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, ये इक्वल वेक्टर ही है। F1 को तुम यहाँ पे लिखो या फिर पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखने से फायदा क्या होगा कि सबको हम आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिजॉल्व कर पाएंगे इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इस पर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बताना क्या करूँ,
ठीक है, बताना इधर मैं क्या करूँ। पहला वाला तो ठीक है, F1 को ले जाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इसका कोई एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, है क्या? है एक्स, कोई कहीं एक्स कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। और कुछ लोग एंगल से सोच रहे होंगे, एंगल के हिसाब से कि अच्छा ये तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं। तब हम क्या लिखेंगे, F1 cos 90, जो कि जीरो हो जाना है, तो ये बता रहा है कि एक्स कंपोनेंट जीरो है, प्लस F1 या आई कैप प्लस F1 sin 90 जे कैप, ये ठीक है, F1 sin 90 जे कैप, ऐसा था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि F1 का जो वैल्यू दे रखा है 10, तो 10 इंटू साइन 90 यानी कि 1, तो 10 इंटू जे कैप, 10 जे कैप ऐसा आ रहा है। यानी कि सीधा हम इसको देख रहे थे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम सीधा इसको 10 जे कैप लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे बताना था कि चलो रिजॉल्व करते हैं, तो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट चूंकि यहाँ पे एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, इसलिए एक्स कंपोनेंट पूरा ही खत्म हो गया, जीरो हो गया cos 90 की वजह से, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कुछ है भी नहीं इधर, ठीक है। तो बचा क्या, F1 sin 90, F1 का वैल्यू पुट किया, दैट इज 10 आई कैप। तो F1 इज 10 आई कैप, नहीं सॉरी गलत बोल गया, 10 जे कैप, 10 जे कैप वाई के लॉन्ग। अब उसमें नेक्स्ट अगर हम लोग चले, mark the correct options for the following equations. The x component of resultant of F1, F2 and F3 is, ठीक है। तो पहले हमें F2 को भी और F3 को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है। देखो जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपर्टीज बढ़ता जाएगा, मैं वो भी करने के लिए नहीं जाऊंगा, सीधा मैं इसको एक्स कंपोनेंट देख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा -F2 cos 45, ध्यान से देखना। और मैं इसको भी लिखूंगा, निगेटिव क्वाड्रेंट है, मतलब y निगेटिव है यहाँ पे, -F2 sin 45, ठीक है। फिर इस वाले के लिए भी मैंने लिखा क्या, कि ये इधर के साथ 60 दे रखा है, बताया था लास्ट वाले क्लास में। जब वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा हो तो कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर एंगल ऐसे दे रखा है, देखना ध्यान से, एंगल इसके साथ दे रखा है 60, जनरली वाई के लॉन्ग हम लोग साइन कंपोनेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल इसी के साथ दे रखा है, इसलिए अभी हम F3 को क्या लिखेंगे, F3 cos 60 जे कैप है, तो इसके लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन इसके साथ सटा हुआ ये एंगल है, ये बेस हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कॉस कंपोनेंट है। और इस बार F3 के लिए ये साइन कंपोनेंट बन जाएगा, साइन 60 आई कैप, और वो भी निगेटिव। यानी कि जब हम फैक्टर को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये फैक्टर क्या लिखा जाएगा बताओ, जब हम फैक्टर को लिखेंगे यहाँ पे, तो फैक्टर को क्या लिखेंगे, F3 cos 60 जे कैप माइनस F3 sin 60 आई कैप। तो नेट जब हमें फैक्टर लिखना होगा यहाँ, क्या लिखूं, एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग, एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग कितना आया, एक ये वाला है और एक ये वाला है एक्स कंपोनेंट, इसका तो कोई एक्स कंपोनेंट था ही नहीं, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में जब हम फोर्स को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, Fx इक्वल टू क्या लिखूं, माइनस क्या था, F2 का वैल्यू पुट कर दो, F2 कितना था, F2 बोला गया है इधर में 20√2, F2 यहाँ पे, ठीक है, ये F1 और ये है F3 का मैग्नीट्यूड। तो x के लॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स में लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स x के लॉन्ग कितना है, तो फर्स्ट वाले का तो जीरो था कंपोनेंट, फर्स्ट वाले का x कंपोनेंट जीरो था, तो जीरो। सेकेंड वाले का x कंपोनेंट, सेकेंड वाले का x कंपोनेंट कितना है, -F2 cos 45 आई कैप। और उसके बाद थर्ड वाले का भी -F3 sin 60 आई कैप। F2 की वैल्यू कितनी है, 20√2, तो -20√2 cos 45 आई कैप माइनस F3 इज 40, तो 40 sin 60 आई कैप, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 20√2 इंटू 1/√2 माइनस 40 इंटू √3/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 20, सो -20 आई कैप -20√3 आई कैप। तो ये टोटल आ चुका है कितना, यहाँ पे अगर देखिए माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं हम,
तो 20√2 cos 45 और 40 sin 60 वैसे लिख सकते हैं। नहीं, अगर हमने -20 को अगर कॉमन निकाल लिया है तो 1 + √3 ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स के लॉन्ग है तो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, सी वाला, और ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। सर यहाँ पे नेट निकालने के लिए माइनस क्यों हुआ? हम्म। सर ये जो आपने एक्स कंपोनेंट निकाला है उसके लिए माइनस क्यों किया है? क्या क्या माइनस क्या है? आपने इधर इफेक्ट ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट के लिए ओ माइनस ये किया है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके लिए माइनस क्या है? इसके लिए थर्ड सेकंड के लिए ये वाला निगेटिव था, ये निगेटिव कंपोनेंट था। F3 के लिए भी ये निगेटिव वाला कंपोनेंट ही है। अच्छा हाँ ठीक। सर हम्म। सर मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप थोड़ा सा बता देंगे आपने क्या कैसे करा है? एक मिनट एक मिनट। हाँ। हाँ हेलो। अच्छा ये बात, जब आप आए तो उस समय डिस्कशन हो गया था कि नेक्स्ट वाले क्लास से। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो, सुन सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सर, मैं सुन कर। हाँ हेलो। हाँ सर।
हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड वाले का क्या हुआ? सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? सर इसका रिजल्टेंट के लिए तीनों को माइनस क्यों करना पड़ा था? किसका तीनों को माइनस करना पड़ा था? किसका? एफ, ये तीनों एफएक्स के लिए। फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए। एफएक्स के लिए। हाँ एफएक्स के लिए। देखो एफएक्स का हाँ ये वाला कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे निगेटिव है ना, हाँ है कि नहीं? F3 का, मैं F3 की बात करूँ, F3 का एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, हाँ हाँ F2 का एक्स कंपोनेंट निगेटिव है। हाँ रिजल्टेंट का मतलब होता है सिंपल एडिशन, सारे निगेटिव को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल तो निगेटिव ही रहेगा, इसलिए निगेटिव है। क्लियर? हाँ सारे निगेटिव को ऐड कर देंगे तो निगेटिव रहा ना ओवरऑल। ये एक्स कंपोनेंट निगेटिव, ये एक्स कंपोनेंट निगेटिव, ठीक है, और इसका कोई कंपोनेंट था ही नहीं, F1 का, F1 का कोई कंपोनेंट था ही नहीं, तो क्या कहेंगे? F1 का कोई कंपोनेंट था ही नहीं इधर में, तो क्या कहेंगे? इसका कंपोनेंट जीरो था, इसका जीरो। निगेटिव था, इसका निगेटिव, तो ओवरऑल तो निगेटिव ही होना है, इसलिए माइनस तो दोनों में आ रहा था ना, उसी को मैंने बाहर में कॉमन निकाल दिया था। यहाँ भी उसी उसी चीज का जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तब ये आ जाता है एफएक्स, एफएक्स की वैल्यू। ठीक है, द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 एंड F3 इज, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 एंड F3 इज, वाई कंपोनेंट जब पूछ रहे हैं तो वाई कंपोनेंट सबके पास है, इसके पास भी है, इसका भी वाई कंपोनेंट है, दो का तो पॉजिटिव दिख रहा है और इस वाले का निगेटिव दिख रहा है, तो दो कंपोनेंट पॉजिटिव और एक वाला कंपोनेंट निगेटिव, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है? ये 10 तो रहेगा एज इट इज, 10 जे कैप था, उसके बाद था ये F3 कितना था? 40, तो 40 साइन 60 एक हो जाएगा, तो F3 यानी 40 साइन 60 पॉजिटिव, F1 वाला 10 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 एंड F3, F1 F2 F3 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Y component of resultant of F1 F2 and F3 is, Y component जब पूछा जाएगा तो ये हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 F3, मैग्नीट्यूड जब पूछ रहे हैं तो x कंपोनेंट जो भी हमने कैलकुलेट कर रखा था और y कंपोनेंट जो कैलकुलेट कर रखा था fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हो सकता है इसमें से कोई वैल्यू आ जाए, सेकंड वाला ही वैल्यू आएगा। ठीक है, क्लियर है या करके दिखाऊं? नंबर 2 सेकंड नहीं वाला सर, ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है? चलो, उसके बाद थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में क्या पूछा है? रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इन द फॉर्म यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो आया था इस वाले को ऐसा लिखा था हमने, इसके साथ आई कैप लगा दो, और दूसरा वाला क्या था, क्या आया था? साइन 45, ये 20, और ये कौन सा था? सेकेंड वाला क्या आया था? ये आया था क्या? सेकेंड वाला क्या आया था? निकाल लेते हैं, चलो वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट निकालो एक बार। वाई कंपोनेंट था ये 10 जे कैप, और इसका वाई वाला कंपोनेंट कितना था? F3 क्या आया था? 40, 40, 40 cos 60 जे कैप, और इस वाले का था, इस वाले का था क्या? F2 यानी कि -20√2, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव, वाई इसका निगेटिव, 20√2 cos 45 या साइन 45, साइन 45 लिखो 1/√2। ठीक है, 1/√2, ये कैंसिल हो रहा है, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जा रहा है, इसका वैल्यू 1/2, 1/2, ये कैंसिल 20, ये भी 20, 20 जे कैप माइनस 20 जे कैप कैंसिल, 10 जे कैप, रिजल्टेंट इज 10, तो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट, ये भी सही है। ठीक है, 10 न्यूटन का रिजल्टेंट ये भी सही है, और क्या था? साइन 60 नहीं cos 60, और सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है, मोर देन वन ऑप्शन अगर देखेंगे तो सेकेंड वाले में जो था वो सब्स्टिट्यूट करने पर ही ये वैल्यूज आए।
ठीक है, क्लियर। थर्ड वाले क्या देखेंगे तो ए, और इसीलिए बैलेंस को सब्स्टिट्यूट करके ये बना, क्योंकि यहाँ से देखिए चलो इधर वाले क्या एफ एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स का वैल्यू क्या रखना चाहिए, -20 का होल स्क्वायर, और दूसरा था क्या, 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो कितना आ रहा है, देख लेना ये आएगा या फिर कौन सा आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लेना। मुझे लगता है यही 1700 प्लस 8√3, हाँ, क्योंकि √3 वाला ऑप्शन स्क्वायर जब करेंगे तो √3 वाला ऑप्शन इसी में आना है, तो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिजल्टेंट निकालना है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये था फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब उसी को जब सिचुएशन वाइज देंगे तो सिचुएशन में ऐसे कुछ बोलेंगे कि कोई मैन है जो मूव कर रहा है 10√3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसको हमें कैसे लिखना है, जो अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें लिख देना, कन्वर्ट कर देना आई कैप जे कैप के फॉर्म में। तो क्या बोला उन्होंने, 10√3 इधर की तरफ ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट वाला डायरेक्शन आई कैप होता है, 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन तो -10 जे कैप। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो पहले हम लोग इसको लोकेट करते हैं, 10√3 ईस्ट की तरफ तो इधर, और उसके बाद जाने के बाद वो 10 जे के अपन तो साउथ की तरफ आए ऐसे, तो डिस्टेंस अगर कहेंगे तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि 10√3 + 10, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। डिस्टेंस अगर कहा था, अगर इसी को कहा उन्होंने कि बताओ तुम लिखो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में ये वाला होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर अंडर रूट 10√3 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो रहा है ये, 300 + 100 400, यानी कि 20 मीटर, ये रहा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, क्यों मैंने कहा, क्यों सिखा रहा हूं मैं ये रिजॉल्व करना, क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए जैसे रिजॉल्व करके अगर हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट को, मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करके पहले जैसा दिखाया उसके अकॉर्डिंग लिख करके, रिजोल्यूशन फॉर्म में आई कैप जे कैप के फॉर्म में तो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको उस फॉर्मेट में ला करके सब कुछ निकालना आसान होता है। एक्स कंपोनेंट पूछे तो एक्स बता रहे हैं, जे वाई कंपोनेंट पूछ रहे हैं वाई बता रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहे हैं तो रिजल्टेंट ऐड करके बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो रिजल्टेंट तो ये है, पहले ऐसे गया था ये वाला वेक्टर, फिर उसके बाद ये वाला वेक्टर, फिर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन ये वाला वेक्टर। ठीक है, फिर ये वाला वेक्टर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन है हाँ हाँ, कौन सा ऑप्शन, सर, ऑप्शन अरे ये देखो ना कि ए। किधर की तरफ है, ये वेस्ट में है और साउथ में है और कितने एंगल पे है, वो एंगल निकालना तुम्हें सिखा चुका। सर वो वेस्ट में, ईस्ट है आई थिंक, मतलब 30 साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो कौन सा है इसका, कौन सा डायरेक्शन आने वाला है बताओ, बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम लोग के अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन, सर ए। यहाँ से देखो, यही यहाँ से है देखो, यहाँ सर, साउथ ऑफ ईस्ट वाला। tan थीटा इक्वल टू जे कंपोनेंट बाय 10√3, ये कैंसिल 1/√3, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जे कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किधर होता है, ये वाला 30 डिग्री।
अब तुम खुद बताओ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। बी। तुम्हें डायरेक्शन लिखना बताया जा चुका है, इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं। 30 degrees south of east. हाँ, 30 डिग्री South of साउथ ऑफ east. ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, एकदम ठीक। साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ओके। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये वाला, ठीक है। तो रिजोल्यूशन का ये फायदा है कि रिजोल्यूशन में सबसे इजी वे में कैलकुलेशन होता है। रिजॉल्व अगर कर दिया तो आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि हर बार वो एक सिचुएशन देंगे। जैसे यहाँ पे मैन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 √2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फाइनली 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसका ड्राइंग बना करके छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोगों को करना ही है होमवर्क, ठीक है। मैन मूव्स, तो पहले मैं ऐसे बना लूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर की तरफ जा रहा है। मैन मूव्स 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ये पहले मुझे बना लेना। और कितना लेकर के जाना है मैन को, 10 मीटर। देखो रिजोल्यूशन का फायदा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर। उसके बाद नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में कितना है, 10 √2। अब बताओ यहाँ से अगर मैं देखूंगा कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाना, तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा बताया गया साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा, यही होगा, इधर की तरफ ही, इधर की तरफ, मतलब ये तो अलग है, 30 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से 45 डिग्री पे इधर की तरफ मुझे आना पड़ेगा, कितना, 10 √2। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम, समझ में आ रहा होगा। तो हम वेक्टर के प्रॉपर्टीज का फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। मैंने ये पढ़ रखा है, तो मैं हर चीज को ऑरिजिन पे लेकर के आऊँ। देखना कैसे, मैं पहले वाले वेक्टर को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, मैन मूव्स 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री दिखा दिया। उसके बाद उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 √2 मीटर साउथ वेस्ट, तो ये तो कैसे 30 डिग्री पे, साउथ वेस्ट इधर की तरफ होगा, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर में 45, बिल्कुल ऐसे। ये कितना जाना है, ये 45 पे, वो 30 पे था, ये 45, ठीक है, थोड़ा बेंड रह गया था। 45 साउथ वेस्ट का है, और 20 मीटर, ये 10 √2 गया है, ये 10 √2 गया है, ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड फाइनली 20 मीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 20 मीटर इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ साउथ कैसे दिखाऊं, साउथ और ईस्ट, यहाँ पे साउथ और ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट और ये है साउथ, और उल्टा जाना है साउथ से ईस्ट की तरफ, इधर से जाना है कितना, 20 मीटर 60 डिग्री, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। ये जब दिखा दिया मैंने सबको ऑरिजिन पे, सबके टेल को ऑरिजिन पे रख दिया, मतलब वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब कितना आसान हो गया, उन्होंने मुझे दुनिया भर का चीज बताया था, मैंने उसको बस पेपर के ऊपर ड्रॉ किया। अब मेरे लिए आसान हो गया ये चीज रिजल्टेंट निकालना। मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, पहले वाले को, पहले वाले वेक्टर 10 मीटर का था, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, दूसरे वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। कितना है, 10 √2 है, इसको रिजॉल्व करूंगा, दूसरा वाला यहाँ पे था 10 √2, और तीसरा वाला था 20, इसको रिजॉल्व करूंगा। तो एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं, इसमें वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं, फिर उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्लियर, बताओगे तुम लोग हाँ। क्या होगा, ट्राई करो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, क्योंकि आज हमें रिजोल्यूशन इन स्पेस में भी जाना है और डॉट प्रोडक्ट भी शुरू करने का था। क्या हुआ बोलो,
अरे एक्स कंपोनेंट तो बताओ, एक्स कंपोनेंट क्या बताया, एक्सपर्टीज आज जाने का तो सीधा इसका देखेंगे पॉजिटिव, इसका निगेटिव और इसका भी पॉजिटिव। पहले वाले का क्या लिखूंगा, 10 cos 30, देखना इसको लिखा मैं, इसको लिखा, इसको क्या लिखूंगा, ये यहाँ पे अटैच है 60 डिग्री, इसको मैं कहूंगा कॉस कंपोनेंट और ये वाले को कहूंगा मैं साइन, और कितना है इसका 20, तो प्लस कर दूंगा 20 साइन 60। उसके बाद इधर वाले का हो जाएगा निगेटिव, माइनस 10√2 cos 45, cos 45, ठीक है, 10√2 cos 45, ठीक है, 10√2 cos 45, बताओ क्या होगा, क्या होगा, हेलो, क्या है, अभी भी ये लोग सोच रहा है, 10 cos x कंपोनेंट 10 cos 30, देखो वहाँ पे 10 cos 30, 20 sin 60 यहाँ पे, और ये हो गया माइनस 10√2 cos 45 को या sin 45 को फर्क नहीं पड़ेगा इधर में, क्योंकि यहाँ से अगर 45 है तो इधर से भी 45, और cos 45 sin 45 का सेम ही होता है, ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए, कौन सा, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद वाला देखो, the y component of net displacement is, y component of net displacement is, y component, y component कितना है इसका, देख करके बताओ, अब इसका y कंपोनेंट देखो, कोई बोलता ही नहीं इधर में, हाँ, ये लोग तुम लोग पहली बार क्लास करो क्या, ऐसे होना है, 10 sin 30, ये इसका कंपोनेंट 10 sin 30, इस वाले का कंपोनेंट, इस वाले का कंपोनेंट 10√2 y कंपोनेंट माइनस साइन 45, साइन 45 को या cos 45 को, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं आएगा, ठीक है, cos 45 कह सकते हैं, जिसको हमने साइन कहा था, इसको cos लिख लेते हैं, यहाँ से अगर एंगल मेजर करें, ठीक है, उसके बाद कौन बचा, ये वाला बचा y कंपोनेंट, ये वाला cos कंपोनेंट बचा, कौन सा 20 cos 60, और वो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दो निगेटिव, एक है पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव, तो 10 sin 30 वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव, तो ऑप्शन ये होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन, 10 sin 30 माइनस 20 cos 60 और माइनस 10√2 cos 45, द नेट डिस्प्लेसमेंट, देखो इसी को यहाँ पे इन्होंने वैल्यू के फॉर्म में ऐसे लिखा था, इसको इन्होंने वैल्यू के फॉर्म में 15 लिखा है, अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। पहले तो जब पूछा जाए कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया था 15√3 माइनस 10, 15√3 माइनस 10 यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, और जो वाई कंपोनेंट आया वो -15 आया, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा वेक्टर देंगे, एक वेक्टर यहाँ पे है, सबको ऑरिजिन पे लेकर के आओ, उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सबको ऑरिजिन पे लेकर के, सबको ऑरिजिन के ऊपर लेकर के, इस वाले को लेकर के आएंगे नीचे डाउनवर्ड, ये वाला, ये ऐसे गया 60 डिग्री पे, इधर वाले को, इस वाले को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं एक वेक्टर, और फिर इधर वाले को दिखा रहे हैं, ठीक है, सबको ऑरिजिन पे लेकर के आए,
अब इसके बाद इन सबको रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। आई कैप जे कैप टी कैप के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। हाँ सर। तो सही क्वेश्चन सब है। उसके बाद सब फिर पूछा वाई कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, वो सब, ठीक है। जब हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन इन स्पेस, मैं अभी ये वाला सेक्शन नहीं करा रहा अभी इधर में, ठीक है। इसके ऊपर आऊंगा मैं, इसके ऊपर आऊंगा, अभी मैं ये नहीं करा रहा, मैं रिजोल्यूशन इन स्पेस यानी थर्ड वाला जो डीपीपी था मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। रिजोल्यूशन इन स्पेस का क्या मतलब होता है, रिजोल्यूशन इन स्पेस का क्या मीनिंग है। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशन में रिजोल्व कर रहे थे, अब आ जाएंगे हम लोग 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। इसी रिजोल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये रहा, एक एक्सेस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स यूनिट जाए, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई यूनिट आए, यहाँ पे पहुंच गए, इधर में आ गए, एक्स एक्सिस गए पहले, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स यूनिट, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई यूनिट, अब यहाँ से हम जा रहे हैं जेड एक्सिस के, यहाँ पे पहुंचे, यानी कि इनिशियल से फाइनल ऐसे मिलाएंगे 3 डायमेंशन में, ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। एक्स यूनिट मतलब इसको अगर मैंने आर कह दिया, इसको अगर मैंने वेक्टर आर कह दिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वेक्टर आर जो है वो कैसा है, तो एक्स यूनिट आई कैप के लॉन्ग, वाई यूनिट जे कैप के लॉन्ग, और जेड यूनिट ए कैप के लॉन्ग, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। अब इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी इसने कुछ एंगल बनाया होगा, वो है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी इसने कुछ एंगल बनाया होगा जो है गामा। क्यों जरूरत है इसकी वो बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब हमने रिजॉल्व किया था, ठीक है, कंपोनेंट को 2 डायमेंशन में, ध्यान से देखना 2 डायमेंशन में, नेक्स्ट पेज में चले जा रहा हूँ, ठीक है। 2 डायमेंशन में जब हमने रिजॉल्व किया था तो ऐसे ऐसे लिखा था, ये एंगल अगर अल्फा है, ये अगर आर है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया और ये वाले लेंथ को हमने लिखा आर कॉस अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला और इस वाले को लिखा आर साइन अल्फा। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, एस सी वर्मा का जो बुक करने के लिए जाओगे तो ऐसा मिलेगा, इसको वो लिखते हैं अल्फा और इसको लिखते हैं वो एंगल बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जब वो एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आर कॉस अल्फा, और जब इसका वाई कंपोनेंट लिखते हैं तब लिखते हैं वो आर कॉस बीटा, एक ही बात। तुम सोच रहे हो कि इधर में साइन लिखा था इधर में कॉस लिख दिया, तो एंगल को भी रिलेट करो, अल्फा प्लस बीटा मिलकर के 90 डिग्री हो रहा था, ठीक है। अगर बीटा को मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तुम खुद सोच के देखो यहाँ पे कि अगर मैंने बीटा को 90 माइनस अल्फा सब्सटीट्यूट कर दिया, कॉस बीटा को सब्सटीट्यूट कर दिया 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो चुका है आर साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेकिन आर क्यों लिखा है ऐसा, देखो बहुत प्रिसाइज लिखते हैं, ठीक है। अदर बुक से तुम्हें साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट दिखेगा, उनके बुक में सिर्फ तुम्हें कॉस कंपोनेंट दिखेगा, और उसका रीजन है, रीजन क्या है कि एक्चुअल में मैथ्स में जो कॉस कंपोनेंट होता है वो प्रोजेक्शन को बताता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब तुम मोटे तौर पे समझो कि शैडो का लेंथ, कि अगर कोई ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से हमने लाइट दिया तो उसका शैडो जो बन रहा है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब एरिया परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर जो उसका एरिया बन रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है मैथ्स में कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये आर है और ये एंगल तुम अल्फा दिखा रहे हो, तो ये वाला चीज इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, मतलब इधर से अगर मैंने लाइट दे दिया, इधर से अगर मैंने लाइट दिया, ठीक है,
तो इसका शैडो का लेंथ बस इतना होगा। यह है एक्चुअली बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा लेंथ है, लेकिन इसका शैडो का लेंथ यहाँ पे है ये वाला। तुमने इधर से लाइट दे दिया, ठीक है, इधर से लाइट दे दिया, इसका शैडो का लेंथ इतना दिखाई देगा, ये देखो। तो ये प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन हमेशा कॉस कंपोनेंट है, बहुत प्रिसाइज लिखते हो, प्रोजेक्शन हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। इसलिए उनके बुक में अगर देखो, चलो मैं दिखा देता हूँ, उनके बुक में देखो तो वो ऐसे लिखेंगे कि कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे आर कॉस अल्फा, यहाँ से फिर एंगल लेंगे बीटा लिखेंगे और तब लिखेंगे आर कॉस। लेकिन बाकी सारे बुक में वो साइन कॉस चलता है, क्योंकि वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है कि ये अगर अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा, तो अगर साइन कंपोनेंट तो कॉस कंपोनेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन 3 डायमेंशन में जब हम लिखेंगे, तो 3 डायमेंशन में जब देते हैं हम लोग दिखाते हैं, तो तीनों एक्सिस के साथ हमें एंगल दिखाना पड़ता है कि एक्स के साथ कैसे इंक्लाइन है, वाई के साथ कैसे इंक्लाइन है और जेड के साथ कैसे इंक्लाइन है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड तीनों के साथ हमें इंक्लिनेशन दिखाना पड़ता है। अब तीनों एंगल जब हमें पता है एक्स के साथ वाई के साथ, तो इसमें हमेशा कॉस प्रोजेक्शन ही आए, प्रोजेक्शन के रूप में हम कॉस कंपोनेंट को ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पीछे वाले में, चलो पीछे वाले हमने कैसे आ गया, हमने इसमें ऐसे लिखा था, कोई ऐसे लिखता है इसको, आर को लिखता है ऐसे, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप, ठीक है, आर कॉस अल्फा आई कैप आर कॉस बीटा जे कैप, ठीक है, आर कॉस अल्फा आई कैप आर कॉस बीटा जे कैप। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाले को आर कॉस अल्फा आई कैप, और वाई वाले को क्या लिख रहे हैं, वाई को क्या लिख रहे हैं, आर साइन अल्फा जे कैप। ये दोनों अलग चीज नहीं है, यहाँ पे जब एंगल हम अलग अलग प्रोजेक्टेड एंगल्स के साथ लिखेंगे तो फिर हमेशा कॉस कंपोनेंट लिखेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अच्छे बुक्स जो होते हैं जैसे रश्मि खलीदे है, एस वर्मा है, ठीक है, इन सब में तो प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा, वेक्टर का रिजोल्यूशन ऐसा दिखेगा, लेकिन बाकी सारे बुक में वो देते हैं उस तरह से, ठीक है। दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है, क्योंकि जब एक में ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद आ रहा है, एक में रियल उसका मीनिंग है, प्रोजेक्शन का मतलब कॉस कंपोनेंट, तो वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रियल मीनिंग उसका लिखा है कि अगर हम इसके प्रोजेक्शन को लिखेंगे एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर तो हम कॉस कंपोनेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग इसमें थर्ड वाले मतलब 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में जब जाएंगे, इसका लेंथ आर है और ये वाला प्रोजेक्शन एक्स के ऊपर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स के ऊपर क्या लिख रहा है, तो आर कॉस अल्फा लिख, वाई को क्या लिख रहा है, आर कॉस बीटा लिख रहे हैं, और जेड को क्या लिख रहे हैं, आर कॉस गामा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। अब इसी को अगर हम अरेंज कर दें एज ए प्रोजेक्शन, वैसे लिखेंगे आर कॉस अल्फा आई कैप आर कॉस बीटा जे कैप आर कॉस गामा जे कैप, ठीक है। अब वेक्टर आर वाई आर अगर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा जे कैप, ठीक है। अब जैसा हम लोगों ने डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर को याद करो कि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे जब हमने क्या किया था, अभी सारे को मतलब जो भी वेक्टर था उसको एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो दिखाया, फिर हमने सबको कॉस के प्रोजेक्शन में दिखाया, प्रोजेक्शन में आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस गामा ऐसा है। तो वेक्टर आर को ऐसे लिखेंगे आर कॉस अल्फा आई कैप आर कॉस बीटा जे कैप आर कॉस जे कैप, ठीक है। और उसी में से हमने आर को, आर ये सब में कॉमन था, आर मैग्नीट्यूड, बिना वेक्टर साइन के आर क्या बताता है, ठीक है। तो जैसे हमने वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर क्या इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते, ठीक है। अब इसी को नाम दे दिया गया, इसको कहा गया है, इसको नाम दे दिया गया एल, एल आई कैप एम जे कैप और ये हो गया एन के कैप और ये हो गया यूनिट वेक्टर। यानी कि
इन सब का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 यूनिट आएगा। यानी का क्या मतलब कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो ये 1 यूनिट आ गया। और एल एम तो हमने नाम दिया था, वो एक्चुअल में था कॉस अल्फा। ठीक है, तो मैथमेटिकली एक रिलेशन बनने वाला है। वो रिलेशन क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और इसी को अगर हमने साइन के टर्म में लिखा है, देखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर हमने साइन के टर्म लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा लिखेंगे, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऐसा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये 1 1 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, और ये 1 जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा, सिंपल मैथमेटिक्स है, साइन स्क्वायर बीटा ये भी है तुम्हारे थर्ड वाले डीपीपी, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ठीक है, तो वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ये वेक्टर का पूरा मतलब स्पेस में रिजोल्यूशन। स्पेस में रिजोल्यूशन का मतलब हो गया आई जे के साथ एक और कंपोनेंट होगा दैट इज जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट आ रहे हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग, और तीनों को कंबाइंड रूप से लिख करके हमने वेक्टर ऐसे लिखा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिजॉल्व किया है। यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन लिया है, इसका प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये था कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। और रिजॉल्व हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं, क्योंकि रिजॉल्व करने से आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ ऐड करना आसान होता है। मतलब तो इसका पूरा वेक्टर का सारा जितना भी ऑपरेशन है वो सब इजी हो जाता है। ऑपरेशन का मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो तुम लोग को मिला है ये दूसरा वाला डीपीपी बताना। तुम लोग को डीपीपी कौन कौन सा मिला है, एक बार देख करके बताओ जल्दी फटाफट। मुझे लगता है किसी ने सबमिट किया नहीं है, सबका पेंडिंग दिखा रहा है। असाइनमेंट में दिख रहा है डीपीपी 1 डीपीपी 2, लेकिन किसी ने सबमिट नहीं किया है। डीपीपी 1 डीपीपी 2 दिख रहा है, डीपीपी 3 में शेयर कर दे रहा हूँ। देखो एक जा रहा होगा रिजोल्यूशन इन स्पेस। ठीक है, रिजोल्यूशन इन स्पेस। सर आपने वेक्टर्स की डीपीपी 2 ही भेजी थी अभी तक, शायद 1 वाली तो नहीं दिख रही है मुझे। चला गया, मुझे नहीं मिला होगा, बताना मुझे।
सब लोग को मिल गया? देखिए हाँ बता, मिल गया सर सब आ लोग? गई, मिल गया। हाँ सर मिल गया। हाँ सर। चलो जल्दी से फटाफट निकाल लो वो डीपीपी, रिजोल्यूशन इन स्पेस। ठीक है, रिजोल्यूशन इन स्पेस। अभी हम लोग जो बेसिक है बस वो वाला चीज कर रहे हैं, तो इसलिए अगर मैं डीपीपी में पूरा पूरा क्वेश्चन ना बने तो फिर घबराने का जरूरत नहीं है। डीपीपी जब एंड होगा फिर मैं वापस में कुछ सेक्शन में आऊंगा और तब कहूंगा कि हाँ चलो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको टेबल पर लिख सकूं। चलो ये आ चुका है। चलो करने वाले स्पेस में रिजोल्यूशन इन स्पेस। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो पूछा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या है। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब एक वेक्टर को उन्होंने दे रखा है क्या, अच्छा चलो रुक जाए एक मिनट, बोर्ड पे ऐसा आ गया। जो हम लोगों ने एक्स प्रोजेक्शन लिखा था वो कुछ ऐसा लिखा था। ठीक है, यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा अगर सिर्फ हमें कोई वेक्टर दे करके, कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में दे रखा होता और फिर हमसे पूछता उसका प्रोजेक्शन कॉस अल्फा एक्स एक्सिस प्लेन प्रोजेक्शन, तो कॉस अल्फा हम कैलकुलेट करते हैं और कॉस अल्फा का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर। उसी तरह से कॉस बीटा कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर, और उसी तरह से कॉस गामा का मतलब होता है
जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ठीक है। तो आर बेसिकली क्या है, आर तो ये चीज है, मैग्नीट्यूड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लिख लेना इसको। अगर तुमसे कॉस अल्फा क्या निकालने या फिर एल क्या निकालने को, तो उसके हम क्या लिखेंगे, एक्स का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये पूरा चीज, यानी कि कोई फैक्टर दे करके, कोई फैक्टर दे करके और फिर तुमसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछे तो घबराने का नहीं है। जब कॉस बीटा पूछे तो सिर्फ बाई का कंपोनेंट लिखना है, डिवाइडेड बाई पूरा आर लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और उसी तरह से जब कॉस गामा की बात करेंगे, डिवाइडेड बाई पूरा, ऐसे, ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करेंगे कि एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई पूरा आर, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर और जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दिखा था मुझे, सेकेंड वाला क्वेश्चन ही वैसा कुछ, ठीक है। एक और आते हैं क्वेश्चन, डीपीपी थ्री था, डीपीपी थ्री वेक्टर्स, डीपीपी थ्री। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाले में तो उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा, तब कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ हमें उसका लेंथ बताना है। तो एक्स कंपोनेंट 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 प्लस 16 रूट अंडर 45। रूट अंडर 45 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 और सॉरी 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। तो 9 का तो स्क्वायर रूट बाहर हो गया, तो ये 3 आ चुका है, 3√5। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, 3√5 ये रहा, हाँ सर। राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द एंगल मेड बाय एफ विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रखा है, उससे मतलब है, वाई एक्सिस से जब मतलब है इनको, तो मुझे सिर्फ मतलब होगा कॉस बीटा से, अल्फा बीटा गामा कॉस बीटा। कॉस बीटा को क्या लिखा था, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड
जो कि है 3√5, तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई r, y हो चुका है, y कितना है 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 3√5, 2 डिवाइडेड बाई 3√5, कौन सा ऑप्शन? cos इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3√5, ठीक है। A bird is flying 3 meter in east, then 4 meter in north, and finally 5 meter in upward direction. The magnitude of displacement of bodies. Magnitude of displacement of bodies. बर्ड के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? तो जैसा जैसा इन्होंने कहा, मैंने कहा ना हम लोग पढ़ रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन वो हमेशा फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा वर्ड प्लॉट रहेगा, एक सिचुएशन दिया जाएगा। तो ईस्ट का मतलब होता है आई कैप, नॉर्थ का मतलब होता है जे कैप, ठीक है। तो वो कैसे गया, और उसके बाद फाइनली अपवर्ड, अपवर्ड कहने का मतलब है, अपवर्ड का मतलब हो गया के कैप। तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ क्या लिखूंगा इधर में? 3i कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया पूरा फैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंटेशन। जो उन्होंने कहा जिस पोजीशन को बताया उसका फैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंटेशन ऐसा है। अब तुम खुद सोच के देखो, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, कौन सा होगा? कितना टाइम क्यों लग रहा है? कौन सा ऑप्शन? अरे 25 इंटू 250 आ रहा नहीं है, 5√2 सेकेंड ऑप्शन। कोई बोलता ही नहीं इसमें, बैच पूरा ही शांत बैच है। पूछता तो तुम कौन सा हो, किसी को अनम्यूट करके बोलना चाहिए कि हाँ ये पूरा शांति से बैठे रहते हैं, वेट करते कि कोई दूसरा बोलेगा। In the previous problem, the angle made by displacement of bird with upward direction. Displacement क्या कहा? In the previous problem मतलब सिचुएशन यही है, एंगल में एंगल पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का अपवर्ड डायरेक्शन यानी जेड के साथ, जेड के साथ एंगल जब पूछे तो मैं कॉस गामा कैलकुलेट करूँ, याद है ना? ऐसे याद करो, ऐसे प्रेजेंट किया था। ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा था। अब जेड के साथ ये जो एंगल बना रहा है गामा, तो गामा में कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस गामा से। कैसे लिखा था? जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल आर। जेड कंपोनेंट क्या था? अच्छा ये आर एक बार लिख लो फिर से, 3i कैप 4j कैप और 5k कैप, ऐसे लिखा था, ठीक है। तो जेड बाई आर, जेड कंपोनेंट क्या कहेंगे? 5 डिवाइडेड बाई आर, यानी कि मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट किया था क्या? 5√2, तो 5, ये 5 से 5 कैंसिल, कॉस गामा, गामा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, position of a point P is √3 -3 4 5, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, आसान है। इसके साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, इसके साथ के कैप लगा दो। बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछता है, ऑरिजिन को हम 0 0 0 लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, ए और बी का पॉइंट दे रखा है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ध्यान से समझना, पहले उससे ज्यादा मांगे क्वेश्चन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो सीखा है अभी वेक्टर को ऐड करना, उसी के बेसिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पॉइंट यहाँ पे है और हम जा चुके हैं बी पॉइंट पे, ए से बी। ए का स्पेस में जब तक कोई पोजीशन, जब तक कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं देंगे तब तक उसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया, इस रेफरेंस फ्रेम से इसको अटैच कर दिया,
इसी रेफरेंस फ्रेम से मैंने बी को भी अटैच कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1, इसको कहेंगे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2, और इसको कहेंगे ए से बी हम गए हैं इसलिए इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। ठीक है, ये r1 प्लस r, देखना ऐसे एक टू टेल कॉम्बिनेशन, ऐसा ऐसा और फिर इनिशियल से फाइनल ऐसा, r1 प्लस r इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग। देखो यहाँ पे ये पहला वेक्टर r1, ठीक है, इसका हेड जहाँ पे है दूसरे का टेल होना चाहिए, तो ये r का टेल यहाँ पे दिख रहा है r, और फिर इनिशियल से फाइनल में r2 दिख रहा है, तो ऐसे लिखूंगा r1 प्लस r इक्वल टू r2। तो अगर मुझे r निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैंने r को कहा है, तो r को मैं क्या लिखूंगा? r2 माइनस r, r2 माइनस r1, वेक्टर r इक्वल टू r2 माइनस r, मतलब दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन। बहुत सिंपल। चलो एग्जांपल के लिए नाम रख देते हैं इसका, कुछ इसका नाम रख दिया 1, 2, 5 सपोजिटेड, और इसका नाम रख दिया हमने क्या? 2, 3, 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पहले हम इसको पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, इसको r1 पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट दे रखा होता है तो ऐसे लिखेंगे। r1 को क्या लिखेंगे हम? r1 को लिखेंगे 1 i कैप, 2 j कैप, 5 k कैप। r2 को कैसे लिखेंगे? r2 को लिखेंगे इस तरह से 2 i कैप, 3 j कैप, 1 k कैप। ठीक है, और r2 माइनस r1 इसको हमने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है, तो ऐसे r1 प्लस r मिलकर के ये r2 हो रहा है, r1 प्लस r वेक्टर की तरह लिखा मैंने इक्वल टू r2 हो रहा है। r मुझे चाहिए ये वाला, तो r निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? r2 माइनस r1। अब सब्ट्रैक्शन तो मैं वेक्टर का बता चुका हूँ, बहुत आसान है, i वाला i के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 2i माइनस i दैट इज i, 3i माइनस 2 दैट इज j, और 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। तो ये हो चुका है इसका पोजीशन वेक्टर, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि दो अलग अलग पोजीशन था, उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहले को पोजीशन वेक्टर में लिखना है, दूसरे को लिखना है, फिर r2 माइनस r। सिंपल, बहुत आसान। देखो अभी वेक्टर तुम्हारा जितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा, आगे जब मैं कहूंगा ना कि हाँ ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो तुरंत तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये हम ऐसा काम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब उस वेक्टर से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। वेक्टर जितना अच्छा रहेगा आगे, मतलब फोर्स वाले चैप्टर या काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर ये सब में उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर 3, 4, 5, 6, 7, -3। तो पहले वाले का 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, दूसरे वाले का 6i कैप, 7i कैप, 7j कैप, -3k कैप। फिर a से b जाना है, तो क्या करेंगे? b माइनस ए, इस वाले सेकंड वाले वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, r2 माइनस r1, तो 6 माइनस 3 करेंगे, क्या आएगा? 3i कैप, 3i कैप। फिर उसके बाद 7, ये सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3, 3j कैप। उसके बाद -3 में से -5 -8, -8 ये आ गया पोजीशन।
ये आ गया वेक्टर, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है रूट अंडर टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 64, कितना हो गया ये? 64 प्लस 18 82 रूट अंडर 18, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्लियर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a माइनस b। अब तुम्हें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ln या cos अल्फा cos बीटा cos गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जो हम लोगों ने cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैलकुलेट किया था वही डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उसी का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है ln के फॉर्म में लिखना, या फिर इसी को cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। तो जब डायरेक्शन कोसाइन क्या है कैलकुलेट करने को, cos अल्फा कैसे निकाला था हमने, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लिखा था y बाई r, इसको लिखा था हमने z बाई r। ठीक है, अब बताओ x कंपोनेंट क्या है इधर में, तो पहले कैलकुलेट करते हैं a माइनस बी। इसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना, तो लिखते हैं यहाँ पे -2i -2j -3k। जैसे हम इधर में ये करेंगे, ये 0 हो चुका है, ये प्लस j हो चुका है, ये -2k है। ठीक है, ये हो चुका है -2k है। ठीक है, तो ये x वाला रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है वो 0 है। तो जब हमें कहा जाएगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो x कंपोनेंट 0 है, तो पहला वाला तो 0 होगा। 0 दो जगह पे हमें दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। पहला वाला 0 तो ये दोनों ऑप्शन को तो हटा दो, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। दूसरा वाला है j, दूसरा वाला कंपोनेंट 0 नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। बंद कर देना पड़ेगा। अगर कोई खुला हुआ है तो बंद कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें है, 8 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल सा है मेथड, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर में दे रखा है 2i कैप 2j कैप प्लस k क्या है, और अगर इससे हमने डिवाइड कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 2 का स्क्वायर और 1, यानी 4 + 4 8 + 1 9, यानी कि 3 से हमें डिवाइड कर देना है पूरे। देखो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था, सीधा डेफिनेशन में चले जाना है। जैसे हम लोगों ने कहा कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, आर कैप से लिखते हैं ऐसे, और वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, when a vector is divided by its magnitude then it becomes unit vector। तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखना है, f कैप यूनिट वेक्टर। तो पहले हमने वेक्टर को लिख दिया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो चुका है 9, और इसका आ गया डिवाइडेड बाय 3। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। The velocity of a particle is v equal to I cap plus j cap minus k cap. A force of 10√3 meter is applied in the direction of velocity. Find the applied force in the vector form. क्या कहा कि velocity of a particle is this one. A force of 10√3 meter is applied in the direction of force. Force के direction applied in the direction of velocity.
वेलोसिटी से हमें सिर्फ डायरेक्शन लेना है। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें एक वेलोसिटी ऐसा दे दिया गया है, इससे तुम सिर्फ डायरेक्शन लो और एक ऐसा फोर्स निकालो जिसका डायरेक्शन इसी की तरफ हो लेकिन मैग्नीट्यूड इतना हो। तो सिंपल है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो जो उन्होंने फैक्टर दे रखा होता है, पहले जिसके डायरेक्शन हमें चाहिए उसका यूनिट फैक्टर हम निकालते हैं। यूनिट फैक्टर किसका? हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी का यूनिट फैक्टर निकालते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो √3। तो आई जे माइनस के बाई √3, दिस वन इज यूनिट फैक्टर इसके अलोंग। डायरेक्शन हमें यही चाहिए लेकिन फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड 10√2 चाहिए। तो जब हम फोर्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड फोर्स, तो क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड से अगर हम यूनिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक ऐसा फोर्स मिला जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये वाला है। तो मल्टीप्लाई करो 10√3 में, ये √3 से √3 चला जाएगा, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 10 के कैप। ये जो फैक्टर है वो ऐसा फैक्टर है जिसके ऐसा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 है और डायरेक्शन जो है वो इसका डायरेक्शन। तो जहां भी हमें डायरेक्शन चाहिए होगा तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। what must be added to the other factor this and ensure that the resultant may be unit vector along y axis। मतलब क्या करना है तुम्हें, कोई वेक्टर को लिख लेना है, वेक्टर लेट वेक्टर r, जो इसको ऐड करके प्लस वेक्टर r करने पर y एक्सिस के लंग मिला है, मतलब x कंपोनेंट 0 z कंपोनेंट 0, x और z को 0 कर दे जो आएगा वही आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे तूफान आ चुका है क्या? बताया। चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहाँ स्टॉर्म आ चुका है इसलिए करके लोग गया बना।